नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी, उम्मीदवार व प्रबल दावेदार अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुके हैं और हमारा चैनल लगातार लगा हुआ है आपको कुछ नए चेहरों से और कुछ योग्य आदमियों से मिलाने के लिए। इसी संबंध में आज हम आए हैं विधानसभा जतारा, जहां पर हम आपके आज मुलाकात करवाने वाले हैं एक कांग्रेस के प्रबल दावेदार से और जानते हैं उनके विधानसभा के वर्तमान की स्थिति और जानते हैं कि वो आगे आने वाले कल में उनके क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। नमस्कार सर। जी थैंक यू। आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं। और सीताशरण सूर्यवंशी, जतारा 44 विधानसभा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से हम ये अभी जो कांग्रेस के एक सिपाही के तौर पर सेवारत हैं और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम भरसक प्रयासरत हैं। तो सर, वो क्या कारण है जिसके चलते आपको ये महसूस हुआ कि आपको भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? मुझे जब महसूस हुआ कि यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद देना शुरू किया कि भैया आप अगर सेवा में आते हैं, आपको अगर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के पदाधिकारी या हाईकमान के पदाधिकारी आपको टिकट अगर देते हैं तो हम आपको पूर्ण रूपेण आपको जतारा विधानसभा से जरूर जिताएंगे। तो अपन ने उस जनता की जो नब्ज को टटोलते हुए सेवा में हाजिर होने का हमने संकल्प लिया है। फिर हमने खोजबीन की है कि हमारे इस बुंदेलखंड के हृदय में जतारा विधानसभा यूपी एमपी का बॉर्डर, और यहाँ पर अभी तक जो हमारे पुराने सांसद और विधायकों ने काम तो किए हैं लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मेरी जो जिज्ञासा जो जगी है जनता का आशीर्वाद के बाद, तो उस जिज्ञासा को जगाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इस जतारा विधानसभा में मैं सेवा के लिए, और अगर मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो इस जनता की सेवा में हम खरे उतरेंगे। जी सर, तो समाज सेवा के क्षेत्र में आप कितने वर्षों से हैं और आप किन किन क्षेत्रों में आपने समाज सेवा की है? हम 1980 में जब 8वीं में यहाँ पढ़ते थे और ये बगल में आपने जो अभी गए थे वहाँ मेरा वॉलीबॉल ग्राउंड था, तो बचपन से मेरा स्पोर्टमैन रहा है। तो 1980 में जब 8वीं में पढ़ते थे तो कुछ लोग नशे की हालत में निकलते थे। तो उन्होंने, जब हमने अपने पिताश्री से पूछा कि ये क्या है, तो बोले बेटा आप तो पढ़ाई करो, आपको इससे क्या लेना देना। मैंने कि नहीं, ये तो बड़ा मुद्दा है। हम बाहर अगर घर के बाहर बैठते हैं तो ये दो आते हैं गाली बकते हुए, गंदे शब्द बोलते हुए, पढ़ाई में व्यवधान होता है, डिस्टर्ब होता है। तो बोले बेटा यहाँ पे महुआ की शराब बहुत बनती है, 100 में 90 घरों में बनती है। तो अपन ने 1980 में पहला ऐसा बीड़ा उठाया कि उस नशा मुक्ति अभियान का जो मिशन अपन ने चलाया, तो आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव पंड्या जी, श्री राम आचार्य जी के जो दामाद हैं, वो मेरे प्रेसिडेंट हैं नशा मुक्ति मिशन के ऑल इंडिया। उसका एक मैं छोटा सा सेवक हूँ, वो मुझे मंच भी देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो मिशन चलाया तो महुए की शराब टोटल बंद कराने का भरसक प्रयास किया। तो आज नए जनरेशन के जो बच्चे हैं वो काफी हद तक एजुकेशन में, संगीत में वो काफी बढ़ चुके हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप कांग्रेस पार्टी से जतारा विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं, तो आप जनसंपर्क भी कर रहे होंगे। तो उन जनसंपर्क में आपको जनता के द्वारा वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं सुनने को मिली जिनका सामना उन्हें रोजाना करना पड़ता है? ये सबसे पहले जनता से जब हमने पूछा और मैंने स्वयं देखा, यहाँ सबसे प्रथम मुद्दा है पलायन। यहाँ रोजगार और बेकारी बहुत जबरदस्त है, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पलायन होता है, तो दिल्ली, आगरा या बंबई या बाहर के शहरों में, अहमदाबाद वगैरह में हमारे यहाँ के लोग वहाँ मजदूरी करने जाते हैं। तो हमें वो पहली तकलीफ और उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए कि पलायन, फिर बचपन में हम लोग देखते थे कि नहरें तो यहाँ बन गई हैं लेकिन पानी नहीं आया। पलायन की समस्या को निवारण कैसे करेंगे? पलायन की समस्या को निवारण अपन इस तरीके से करेंगे कि जैसे यहाँ पर जो जमीन असिंचित है वो असंचित
जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में एक मटका पद्धति है कि 1 महीने में मटका उस पेड़ के नीचे लगा करके और 1 महीने उसे पानी की देने की जरूरत नहीं है, उसमें एक सुराख करके वो पद्धति हम इस पथरीले इलाकों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे थाईलैंड का अमरूद और यहाँ आंवला, जहां जहां असिंचित जमीन है वहां पर हम इस तरीके के फ्रूट्स और फल लगाने का प्रयास करेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर यहाँ पर इतना वीक है कि यहाँ पर नर्सरी KG1 KG2 और सरकारी स्कूलों की हालत क्या, हमारे मध्य प्रदेश में 16,000 स्कूल तो बंद हो गए हैं और इस गांव में और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत इतनी दयनीय स्थिति है कि IAS IPS तो आप छोड़ो, डॉक्टर और इंजीनियर भी नहीं बन सकता वो बालक। तो हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि 25 एकड़ में एजुकेशन हब बुंदेलखंड में, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो आसपास के जिले और जो विलेज हैं, उन गांव के जो बच्चे आएंगे, चाहे वो किसी भी समाज के हों, हम उनको फ्री सेवा देंगे और एजुकेशन हब बनाएंगे। और उनको हम जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने 215 स्कूल जो ऐसे बनाए हैं कि KG1 KG2 और उसके पहले नर्सरी से लेकर के इंग्लिश मीडियम से, वो हम ये यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार करके हमने यहाँ पे तैयार किया है। और इस एजुकेशन को हम इतना आगे ले जाएंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो IAS IPS और MPPSC UPPSC और डॉक्टर और इंजीनियर्स बने। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरीके से संचालित हो रही हैं या फिर उनमें भी कुछ अनियमितता है? स्वास्थ्य सेवाएं ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है क्योंकि स्वस्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। स्वस्थ पर आपको और हमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मुझे आप देख रहे होंगे कि मेरे दांत भी चमक रहे होंगे। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जितने, मैं इसके बचपन से ही खिलाफ हूँ। मैंने अपने बच्चे की शादी में भी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट को बटने नहीं दिया, ना फलदान में ना शादी में। और यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अस्पतालों की बहुत दयनीय स्थिति है। डॉक्टर अगर एक मुश्किल से आ जाए तो वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं क्योंकि शहर नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो अस्पताल हैं और अस्पतालों में डॉक्टर हैं, डॉक्टर अगर एक जेंट्स है तो लेडीज डॉक्टर नहीं है। हमारी लेडीज मरीज बहुत परेशान होते हैं। एक हमारी जो नर्सेस है या जो दाइयाँ हैं गवर्नमेंट या आंगनबाड़ियों में एक दाइयाँ हैं, वो थोड़ी थोड़ी सेवा कर रही हैं, इसलिए अभी स्वास्थ्य की भी हालत बहुत खराब है। और जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वो आपके विधानसभा क्षेत्र में अच्छे से संचालित हो रहे हैं या उसमें भी कमी है? आंगनबाड़ी केंद्रों में जो संचालन, बच्चों को ये भरपूर पुष्टाहार वगैरह मिल रहा है? ये जो सत्ताधारी सरकार द्वारा की पोषण आहार कांड हुआ था, आपने सुना होगा। पोषण आहार कांड इतना बड़ा हुआ है तो उसमें कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। और अब जब घोटाला हुआ है तो आंगनबाड़ियों में वो व्यवस्था हमें देखने को बेहतर कैसे मिल जाएगी। और सत्ताधारी सरकार का कहना अलग है और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के जैसी स्थिति है, तो वैसी की वैसी जस की तस स्थिति बनी हुई है। सर, ना सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में ये देखा जाता है कि रोड पर पशु घूमते रहते हैं जिसके चलते कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। क्या आप इस समस्या के बारे में जानते हैं? जरूर। ये गौशालाएं, इनको 20 साल होने जा रहे हैं और 20 साल की इन सत्ताधारी लोगों ने गौशालाएं खोलने का प्रयास किया, खुली हुई दिख रही हैं, लेकिन उन मवेशियों को, उन गायों को चारा भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री का जिला है सीहोर डिस्ट्रिक्ट, वहां से लेकर नसरुल्लागंज से लेकर साहेबगंज तक, साहेबगंज से लेकर रायसेन डिस्ट्रिक्ट तक, वहां इतनी दयनीय स्थिति है कि उनको घास और पानी भी नहीं मिल रहा है। 15 महीने की सरकार, माननीय PCC चीफ कमलनाथ जी की सरकार में 12,000 करोड़ से उन्होंने गौशालाएं खुलवाई थी। और आज भी गौशालाएं, आपके मंदसौर में आप चले जाइए, सेठिया जी की
गौशाला इस मध्य प्रदेश में सबसे टॉप गौशाला है, जो सेठिया जी 1 नंबर पर गौशाला चला रहे। 12,000 करोड़ कमलनाथ जी ने दिया, और उन गौशालाओं में आज भी जो गौशालाएं कांग्रेस के द्वारा जो चलाई गई हैं बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं, और जो अभी सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने जो चलाई हैं वो केवल मुखौटे नाम को, और रोडों पर जो मवेशी आ रहे हैं ट्रकों से एक्सीडेंट हो जाता है, कोई देखने के लिए नहीं आता, उनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, बेचारी मर जाती हैं, बदबू आ रही है, तो बड़ी दयनीय स्थिति है। अब वो सरपंच को फोन तो करते हैं, लेकिन कानियों और राजस्व निरीक्षक प्लस पटवारी को जिम्मेदारी दी गई है। अगर वो सरपंच के मेंबरों को जिम्मेदारी दी जाती, क्योंकि वो पंचायती राज को भी इन्होंने पूरा समाप्त करके और अपना राज चलाना प्रारंभ किया है। जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके क्षेत्र में इतनी सारी अनियमितता हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, तो वर्तमान के विधायक ने उन समस्याओं को निवारण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया या कोशिश नहीं करी? जी, वर्तमान विधायक ये 2008 में यहाँ आदिम जाति कल्याण मंत्री भी रहे। इन्होंने केवल अपने भाई भतीजावाद, और अब मैं ज़्यादा बुराई तो वैसे किसी की करता नहीं हूँ, और क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो क्या है कि ये जनता खुद जवाब देती है। जब लोक सेवक या जनसेवक सामने अगर सेवा में विफल होते हैं तो जनता सब समझती है। तो अभी 2018 में भी मौका दिया, क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो 2018 में ये 5 साल इनको जब हो गए हैं तो जनता को दिख रहा है, जनता समझ रही है। तो अब वो मैदान छोड़कर भी भाग रहे हैं। अभी चंदला से भी प्रचार कर दिया, तो चंदला की छतरपुर जनता, चंदला ने भी उनको नकार दिया कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, आप तो वहीं जाओ जहां से आए हैं। फिर जतारा की जनता ने कि उठाओ डेरा जाओ पलेरा, तो वहां जतारा में भी ये उनके खिलाफ नारे लगने लगे हैं। तो अब उनने जिस तरीके से सेवा दी है वैसे ही जनता उनको जवाब दे रही है। अगर जतारा विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो वो सबसे पहले वो कौन सा कार्य होगा जिसको आप करवाओगे विकास के लिए? ये अगर जनता आशीर्वाद देती है तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य का विषय होगा कि जनता की सेवा में मैं किस कार्य को प्राथमिकता दोगे? एक जनसेवक के रूप में सबसे पहले यहाँ पे जो पलायन क्यों होता है, दूसरी बात यहाँ की जो गरीबी कैसे हटेगी, तीसरी बात यहाँ की जो बेकारी है, सरकार से और शासन से हम इतनी मदद लाएंगे कि यहाँ पर अमन चैन होने लगेगा, इनको रोजगार मिलने लगेगा, और ये जो बाहर भागते हैं, बाहर बेचारे जाते हैं, तो इनको 2 रोटी सुकून की मिलने लगेगी। सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी हमारी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम जतारा विधानसभा की जनता को, विशेष तौर से यहाँ की जनता को हम आशीर्वाद लेते हुए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम वचन देते हैं, हम मन से, कर्म से, तन से, मन से, कि हम आप सबकी सेवा में बेहतर तरीके से सेवा में सेवारत रहेंगे। और उसके बाद अभी हम ज़्यादा कहते नहीं हैं, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारो मोल। तो हम अभी ज़्यादा ना कहते हुए हम जमीन पर, धरातल पर और जनता के सामने कर दिखाकर दिखाएंगे। धन्यवाद।